द मूवी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे उस फिल्म का नाम है द अदर बुलिन गर्ल। कहानी की शुरुआत होती है एक सुहाने दिन से, जहां बुलिन परिवार के तीनों बच्चे एक खुले मैदान में खेल रहे हैं, जहां उनके पिता थॉमस बुलिन उनकी माता एलिजाबेथ बुलिन से अपनी बड़ी बेटी एन के लिए आए हुए रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। जहां थॉमस एलिजाबेथ को बताते हैं कि अपनी बड़ी बेटी की जगह उन्होंने अपनी छोटी बेटी मैरी के लिए वो रिश्ता पसंद किया है, और वो इसलिए क्योंकि वो एन को मैरी से ज्यादा काबिल मानते हैं। थॉमस समझते हैं कि एन के लिए और भी अच्छे घरानों से रिश्ते आ सकते हैं। तब एलिजाबेथ थॉमस को कहती है कि अपने ही बच्चों में ऐसा भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। कुछ साल बाद तीनों बच्चे अब जवान हो चुके हैं और आज मैरी बुलिन की शादी विलियम कैरी के साथ हो रही है, और वो दोनों भी अपनी शादी से बहुत खुश है। पूरे परिवार में जश्न का माहौल है और जश्न में शामिल होने थॉमस हावर्ड भी आता है, जो एलिजाबेथ बुलिन का भाई है। इसके अलावा थॉमस हावर्ड इंग्लैंड के राजा हेनरी ट्यूडोर का राजनीतिक सलाहकार भी है। थॉमस हावर्ड अपने जीजा थॉमस बुलिन को अपने राजा हेनरी ट्यूडोर की शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताता है, और बताता है कि इंग्लैंड की रानी राजा हेनरी को उसका वारिस देने में नाकाम हो रही है, और इस दौरान किंग हेनरी अपने लिए नया साथी तलाश सकते हैं। और इस खबर में थॉमस बुलिन का लालची दिमाग अपने लिए एक मौका देखता है, और वो तुरंत ही राजा के लिए अपनी बड़ी बेटी एन का प्रस्ताव रखता है। दूसरी तरफ एन अपनी छोटी बहन मैरी को उसकी शादी की पहली रात के लिए तैयार कर रही है, और मैरी को उसके पति विलियम के कमरे तक छोड़ने जाती है और कुछ यूं अपनी छोटी बहन से अपना प्यार जताती है। जहां मैरी अपनी पहली रात को लेकर काफी नर्वस है और विलियम भी एक सच्चे प्रेमी की तरह उससे काफी नरमी से पेश आता है। इसके बाद थॉमस बुलिन एन को अपने पास बुलाते हैं और राजा के बारे में बताते हैं। एन इस प्रस्ताव को लेकर कहती है कि ये तो राजा की रखेल बनना हुआ, अगर राजा का मन उससे भी भर गया तो उसके बाद उससे शादी कौन करेगा। तभी उसके मामा थॉमस हावर्ड एन को राजा से मिलने वाली दौलत के बारे में उसे लालच देते हैं, और एन के भी मन में अपने पिता की तरह कहीं ना कहीं लालच बसता है, जिसके चलते वो इस प्रस्ताव को हाँ कह देती है। लेकिन एन की माँ एलिजाबेथ इस बात का विरोध करती है। एलिजाबेथ इस हरकत को किसी पाप से कम नहीं समझती है, और वैसे भी बुलिन परिवार के पास इतनी दौलत नहीं है जो एक राजा की मेहमान नवाजी का बोझ संभाल सके। लेकिन थॉमस फैसला कर चुका है और राजा को मेहमान नवाजी के लिए अपने घर बुला लेता है। किंग हेनरी अपनी पूरी शानो शौकत और तामझाम के साथ बुलिन एस्टेट पहुंचते हैं, जहां वो पहली बार एन को देखते ही उससे आकर्षित हो जाते हैं। जहां थॉमस अपनी तरकीब कामयाब होते हुए देख खुश हो रहा है, वहीं एलिजाबेथ ये सब बेमन से खामोश होकर देख रही है। अगले दिन किंग हेनरी के साथ सब शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाने से पहले किंग हेनरी एन से इशारों में बात करते हुए अपने साथ घोड़े पर बैठने को कह रहे होते हैं, लेकिन किंग हेनरी का इशारा एन समझ नहीं पाती है और वो कुछ ऐसा कह देती है जो किंग हेनरी को पसंद नहीं आता है, और ये सिलसिला यही नहीं रुकता है। शिकार से लौटते वक्त पता चलता है कि किंग हेनरी घायल हो चुके हैं, और राजा के घायल होने का इल्जाम विलियम स्टेफर्ड और उनका छोटा बेटा जॉर्ज बुलिन एन के ऊपर लगाता है। ये बात सुनकर थॉमस हावर्ड नाराज हो जाता है। इसके बाद वो राजा की सेवा के लिए मैरी को उनके पास भेजते हैं, जहां राजा को पता चलता है कि मैरी पहले से शादीशुदा है। लेकिन इसके बावजूद भी राजा मैरी को अपने लिए पसंद कर लेते हैं और अपनी रानी की दासी बनाने के बहाने मैरी को अपने पास अपने महल में बुलाने का प्रस्ताव देते हैं। और वहां से जाते वक्त वो एन की तरफ देखते भी नहीं है, और मैरी भी मन ही मन अपने लिए कुछ ऐसा ही चाहती थी। मैरी के मामा थॉमस हावर्ड और उसके पिता मैरी को राजा के आदेश के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि उसके पति विलियम कैरी को राजा ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है, और उसके पति विलियम कैरी ने भी बेमन से ही सही राजा के आदेश को मान लिया है। मैरी अपनी माँ एलिजाबेथ से कहती है कि वो नहीं जाना चाहती, लेकिन एलिजाबेथ भी राजा के आदेश के सामने कुछ नहीं कर सकती। मैरी एन को बताती है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन एन उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती है, और कुछ यूं इन दोनों बहनों के बीच रंजिश की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद काफिला किंग हेनरी के महल की तरफ बढ़ता है। महल में दोनों बहनों को रानी कैथरीन के सामने पेश किया जाता है। दोनों बहनों को महल में अचानक देख रानी अचंभे में भी है और गुस्से में भी, क्योंकि इस बारे में रानी को कुछ भी नहीं बताया गया। जिसके बाद रानी कैथरीन मैरी को अपमानित करती है, लेकिन मैरी के विनम्र स्वभाव को देखकर रानी कैथरीन उस पर दया दिखाती है। इसके बाद दूसरी दासियों में से एक और दासी, जिसका नाम जेन पार्कर है, मैरी से जाकर मिलती है, और वो मैरी को रानी कैथरीन के ऐसे बर्ताव का कारण बताते हुए कहती है कि उसे महल में बुलाने के पीछे किंग हेनरी के इरादे वो जानती है। इसके बाद मैरी किंग हेनरी की शाम की महफिल में शामिल होने जाती है, जहां ऐसी खुशनुमा महफिल में भी उसके पिता थॉमस बुलिन मायूस नजर आ रहे हैं। महफिल में एन और उसका भाई जॉर्ज कुछ बातें कर रहे हैं,
जहां जेन पार्कर दूर से बस जॉर्ज की तरफ देख रही होती है। जेन पार्कर जॉर्ज को काफी पसंद करती है, लेकिन जॉर्ज उसे कुछ खास पसंद नहीं करता है। और तभी विलियम स्टैफर्ड मैरी से आकर मिलता है, जहां विलियम स्टैफर्ड मैरी से कहता है कि उसे महल की जिंदगी कुछ खास पसंद नहीं है। उसका मानना है कि महल में आते ही लोग कुछ बदल जाते हैं। इसके बाद मैरी को विलियम एन के बारे में बताता है, जो हेनरी पर्सी, जो इंग्लैंड के सबसे अमीर घराने का वारिस है, जिसकी पहले से सगाई भी तय हो चुकी है, और वो जानते हुए भी एन उससे नजदीकियां बढ़ा रही है। और तभी किंग हेनरी महफिल में आते हैं और वो मैरी से सीधा जाकर उससे आज रात को अपने कमरे में आने को कहते हैं, जो मैरी का पति विलियम कैरी दूर से देख भी रहा होता है। इसके बाद एन अपनी छोटी बहन मैरी को उसकी एक और खास रात के लिए तैयार कर रही होती है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, जहां एन अपनी छोटी बहन को प्यार नहीं जताती है, बल्कि ताने मार रही है। इसके बाद मैरी राजा के कमरे में जाती है, जहां किंग हेनरी मैरी से किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे प्रेमी की तरह पेश आते हैं। राजा के ऐसे बर्ताव की मैरी को भी उम्मीद नहीं थी, जिससे मैरी काफी प्रभावित हो जाती है और खुद को राजा को सौंप देती है। अगली सुबह मैरी को अपने पिता थॉमस बुलिन का बुलावा आता है। जब वो मिलने जाती है, तब कमरे में उसके मामा, उसकी माँ और उसका पति भी वहां पर मौजूद होता है। जहां मैरी का मामा थॉमस हावर्ड मैरी से उससे राजा से किए हुए संभोग के बारे में सीधे सीधे पूछ लेता है। ऐसे सवालों से मैरी और उसका पति विलियम काफी विचलित हो जाते हैं, लेकिन उसका मामा कहता है कि राजा से संभोग करना कोई निजी मामला नहीं होता है और ऐसे सवालों की उसे आदत डालनी पड़ेगी। मैरी से उन सवालों के जवाब मिलते ही थॉमस हावर्ड उसे वहां से जाने देता है। अपने भाई के ऐसे बर्ताव पर एलिजाबेथ अपनी आपत्ति जताती है। तब थॉमस अपनी बहन को भी कमरे से बाहर भेज देता है। थॉमस हावर्ड चाहता है कि मैरी एक लड़के को जन्म दे, जिससे किंग हेनरी को एक वारिस मिल जाएगा। इसके बाद शायद मैरी को वो अपनी रानी भी स्वीकार कर ले। और इसी दौरान हेनरी पर्सी से एन छिपकर शादी कर लेती है और वो दोनों सुहागरात भी मनाते हैं। एन की इस शादी से जॉर्ज काफी खुश है और वो इस बारे में मैरी को बताता है, लेकिन मैरी को इस बारे में जानकर खुशी नहीं होती है और वो इस बारे में अपने पिता और मामा को बता देती है। जहां थॉमस हावर्ड के एक आदेश पर ही हेनरी पर्सी एन को छोड़कर अपनी मंगेतर से शादी करने चला जाता है और एन को फ्रांस की रानी की दासी बनने के लिए फ्रांस भेज दिया जाता है। जिसके बाद एन के मन में मैरी के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एन के फ्रांस जाने से पहले उसकी माँ एलिजाबेथ उसे कहती है कि उसका फ्रांस जाना उसके लिए एक मौके की तरह है। फ्रांस की औरतें इंग्लैंड की औरतों से काफी अलग है। एन फ्रांस की औरतों से मर्दों को बेहतर तरीके से काबू करना सीख सकती है। इसके बाद मैरी के गर्भवती होने की खबर आती है, जो खबर सुनकर किंग हेनरी काफी खुश हो जाते हैं और रानी कैथरीन उतनी ही मायूस हो जाती है। किंग हेनरी मैरी और उसके परिवार पर अपनी मेहरबानियों की बारिश कर देते हैं और उसके साथ ही जॉर्ज की शादी जेन पार्कर से तय कर देते हैं, जिससे जॉर्ज बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन उसके पिता के दबाव में उसे उनकी बात माननी पड़ती है। अपने बच्चों की यह हालत देखकर एलिजाबेथ अपने पति थॉमस को एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती है कि ये सारी धन दौलत और शोहरत तब तक है जब तक राजा उनसे खुश है। राजा के नाराज होते ही ये दौलत जैसे ही आई थी वैसे ही वापस भी चली जाएगी। इसके बाद ही मैरी की गर्भावस्था में तकलीफें आना शुरू हो जाती है और मैरी को राजा के दिए हुए आलीशान कमरे में ही जैसे कैद कर दिया जाता है। और इस दौरान किंग हेनरी के दूसरी औरतों के साथ मिलने के भी आसार बन सकते हैं, और ऐसा ना हो इसलिए एन को फ्रांस से वापस बुला लिया जाता है। जहां एन के बदले हुए तेवर देखकर किंग हेनरी उससे काफी प्रभावित हो जाते हैं और ये खबर मैरी को मिलते ही उसे अपने भविष्य की चिंता होने लगती है। इसके बाद जॉर्ज बुलिन अपने कमरे में जाता है, जहां उसकी पत्नी जेन पार्कर उसका पहले से इंतजार कर रही है और उनकी बातों से साफ पता चलता है कि वो दोनों ही अपनी शादी से आज खुश नहीं है। एन को जो काम सौंपा गया था वो तो वो बखूबी निभा रही होती है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि एन इससे कई आगे की सोच रही है, सिवाय मैरी के, क्योंकि मैरी ही जानती है कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। एन सिर्फ किंग हेनरी को अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं करना चाहती है, बल्कि पूरी तरह से काबू करना चाहती है। एन बड़ी ही चालाकी से किंग हेनरी की तरफ से भेजे हुए तोहफों को ठुकराती जाती है, ताकि वो वक्त आने पर किंग हेनरी से और भी बड़ी चीज मांग सके। एक राजा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर एन राजा की नजर में अपनी कीमत और भी ज्यादा बढ़ा देती है, और किंग हेनरी जब उसे पाने के लिए तड़पने लगते हैं, तब एन अपनी बात मनवाने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही होती है। उसी दौरान मैरी राजा के बच्चे को जन्म देने वाली होती है।
अगर मैरी लड़के को जन्म देती है तो उसके मामा और उसके पिता की चाल का ये आखिरी पड़ाव होगा। उसके बाद वो राजा का मंत्रिमंडल नहीं बल्कि उनके समधी कहलाएंगे। और एन के लिए भी ये निर्णायक पल होता है। और ठीक उसी वक्त जब मैरी एक लड़के को जन्म देती है, उसी वक्त किंग हेनरी ना ही सिर्फ उसकी बहन मैरी को बल्कि अपनी रानी कैथरीन को भी छोड़ देने का वादा एन से करते हैं। और एन राजा का ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है और उसकी बहन मैरी से उसका सब कुछ छीन लेती है। एन की इस हरकत से उसके मामा थॉमस हावर्ड उस पर बहुत ही ज्यादा नाराज होते हैं और वो एन को बताते हैं कि रानी कैथरीन बांझ हो चुकी है और मैरी का लड़का आज राजा का वारिस कहलाता। अगर वो भी राजा को वारिस देने में नाकाम हो जाती है तो उसका हश्र भी रानी कैथरीन की तरह हो सकता है। लेकिन एन बदले की आग में इतनी पागल हो चुकी है कि अपनी ही बहन को एक रखेल और उसके बच्चे को नाजायज कहती है और मैरी को घर वापस भेज देती है। मैरी को राजा से दूर करने के बाद अब एन रानी कैथरीन को भी अपने रास्ते से हटाना चाहती है, जिसके लिए किंग हेनरी राजी तो है, लेकिन ये कीमत चुकाना किंग हेनरी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। और उसी दौरान किंग हेनरी को हेनरी पर्सी की पत्नी का खत आता है जिसमें वो अपने पति से तलाक की अर्जी करती है। और वो इसलिए क्योंकि ना ही उसने सिर्फ एन से शादी की थी बल्कि संभोग भी किया था। किंग हेनरी को एन की शादी का पता चलते ही वो मैरी को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि वो बुलिन परिवार में सिर्फ मैरी पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन मैरी अपनी महत्वाकांक्षाओं से पहले इस बार अपने रिश्तों को चुनती है और मैरी अपनी जान पर जोखिम लेकर अपनी बहन एन को बचा लेती है। इसके बाद किंग हेनरी अपनी रानी कैथरीन पर मुकदमा चलवाकर उन्हें अपनी शादी को अवैध घोषित करने का दबाव बनाते हैं। लेकिन रानी कैथरीन भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और वो अपनी शादी को अवैध करार देने के प्रस्ताव को चुनौती देते हुए इंग्लैंड के दरबार की जगह ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप से अपनी शादी को अवैध करवाने का प्रस्ताव रखती है। इसका मतलब ये होता है कि ये मामला अब सिर्फ इंग्लैंड की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा। अगर इसके बाद भी किंग हेनरी पीछे नहीं हटते हैं तो उन्हें इंग्लैंड को पूरी दुनिया से अलग थलग करना पड़ेगा। लेकिन एन को लगता है कि किंग हेनरी अभी भी उसके वश में है और वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। तभी रानी कैथरीन अपनी अगली चाल चलते हुए राजा को याद दिलाती है कि वो अब भी एक राजा है और एन अब भी एक मामूली लड़की है। और किंग हेनरी भी एन की चालबाजियों से तंग आ चुके हैं और वो गुस्से में जाकर एन से जबरन यौन संबंध बनाते हैं। इसके बाद किंग हेनरी सारे धर्मगुरुओं के विरोध के बावजूद एन से शादी करते हैं और उसे इंग्लैंड की रानी बना देते हैं। लेकिन इंग्लैंड की सारी प्रजा एन को रानी के तौर पर स्वीकार नहीं करती है और उसे डायन कहकर बुलाती है। इसके बाद विलियम स्टैफर्ड मैरी से जाकर मिलता है और उसे बताता है कि उसने दरबार की नौकरी छोड़ दी है और वो मैरी से शादी करना चाहता है। इसके बाद एन एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वो एक लड़की होती है और वो अपनी प्यारी सी बच्ची का नाम एलिजाबेथ रखती है। लेकिन किंग हेनरी उत्तराधिकारी के तौर पर लड़के को ना पाकर एन से नाराज हो जाते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे एन से भी उनका मोह भंग होने लगता है, जिसके बाद राजा दूसरी औरतों से मिलना भी शुरू कर देते हैं और एन के लिए ये बर्दाश्त कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसके कुछ वक्त बाद एन फिर से एक बार गर्भवती हो जाती है, लेकिन इस बार राजा एन से ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं। अगर इस बार भी लड़का नहीं होता है तो यह एन के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बार भी किस्मत एन को साथ नहीं देती है और उसका नींद में ही गर्भपात हो जाता है। और एन इतने तनाव में होती है कि वो अपने राजा से ही अपने गर्भपात की बात छुपाने लगती है। लेकिन राजा को एन पर शक होने लगता है, जिससे एन का तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। मैरी एन को राजा को सब सच बताने को कहती है, लेकिन एन डरती है कि राजा उसे डायन समझेंगे और उसे जिंदा जला देंगे। और राजा भी ये सोचकर एन से दूर रहते हैं कि बच्चे को कुछ नुकसान ना पहुंचे, जिसके चलते एन दोबारा मां भी नहीं बन पाती है। तब एन किसी और मर्द से गर्भ धारण करने का सोचती है, लेकिन वो किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकती है। जिसके बाद एन कुछ ऐसा कहती है जो सोच पाना भी मुश्किल है। एन अपने भाई जॉर्ज को उससे संभोग करने को कहती है, जिसके बारे में सुन पाना भी मैरी के लिए मुश्किल हो जाता है और वो वहां से चली जाती है। जॉर्ज ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता है, लेकिन यह एन की जिंदगी और मौत का सवाल होता है। तभी जॉर्ज की पत्नी जेन पार्कर उनकी बातें सुन लेती है और उनको बिस्तर में भी एक साथ देखती है, जिसके बाद वो जाकर उनके मामा थॉमस हावर्ड को ये खबर देती है। लेकिन जॉर्ज के लिए ये कर पाना इतना भी आसान नहीं होता है और वो ऐसा करने से मना कर देता है। और एन भी फैसला करती है कि वो राजा को सब कुछ सच बता देगी।
लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। जॉर्ज की पत्नी जेन पार्कर राजा को इसके बारे में खबर दे देती है और इसी दौरान मौका पाते ही मैरी महल छोड़कर वहां से भाग जाती है। इसके बाद राजा के सिपाही जॉर्ज को गिरफ्तार कर लेते हैं और दोनों भाई बहनों पर मुकदमा चलाया जाता है। एन किंग हेनरी के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करती है, लेकिन किंग हेनरी उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर एलिजाबेथ बुलिन के दुख का ठिकाना नहीं रहता और मैरी को भी जब इस बारे में खबर मिलती है तब वो तुरंत ही महल की तरफ रवाना हो जाती है। एन बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपने पर चल रहे मुकदमे को लड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन इस बार वो भी राजनीति का शिकार हो जाती है और फैसला एन के खिलाफ दिया जाता है और उन दोनों भाई बहनों को मौत की सजा सुनाई जाती है। मैरी जब तक किंग हेनरी के पास पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और जॉर्ज को मौत की सजा दी जा चुकी होती है। जिसके बाद मैरी किंग हेनरी से एन के लिए रहम की भीख मांगती है और उस वक्त किंग हेनरी मैरी की बात मानकर एन को छोड़ने का वादा करते हैं। जिसके बाद मैरी एन से मिलने जाती है, जिसे महल में बंदी बना लिया गया है, जहां एन घबराई हुई है और अपनी मौत का इंतजार कर रही है। तब मैरी एन को राजा ने उससे किए वादे के बारे में बताती है और वो उससे कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं होने देगी। जिसके बाद राजा के सिपाही एन को प्रजा के सामने पेश करते हैं, जहां एन एक बार फिर से प्रजा के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करती है और तभी कुछ सिपाही किंग हेनरी का संदेश लेकर मैरी के पास पहुंचते हैं और मैरी के संदेश पढ़ते ही एन अपने अंत को सामने देख लेती है और एन को मौत की सजा दी जाती है। जिसके बाद मैरी एन की बेटी एलिजाबेथ को अपने साथ ले जाती है और विलियम स्टेफर्ड के साथ मैरी अपनी नई जिंदगी बसाती है। और कहानी के अंत में एक बार फिर से खुले मैदान में 3 बच्चे खेल रहे हैं और एक जोड़ा अपने बच्चों को यूं खेलता देखकर अपनी खुशहाल जिंदगी का आनंद लेता हुआ दिखता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।